हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 12वीं के वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए प्रतिकृतियां यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समय ना गंवाकर सीधा स्टार्ट करते हैं। डीएनए द्विगुणन इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे? डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतियां। अब ये डीएनए द्विगुणन होता क्या है और ये प्रक्रिया पाई कब जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आपने ये सुना होगा कि कोशिका में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। ये पाए कहाँ जाएंगे? गुणसूत्र केंद्रक के अंदर। मान लो ये कोई कोशिका है, त्वचा की कोशिका, त्वचा की कोई कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र पाए गए हैं। हमें चोट लग गई उस त्वचा में और त्वचा की कुछ कोशिकाएं 10,000 20,000 कोशिकाएं नष्ट हो गई या 100-200 कोशिकाएं नष्ट हो गई चोट लगने के कारण। अब नष्ट हो गए, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चोट धीरे धीरे भर जाता है और वहाँ पर नई कोशिकाएं बन जाती हैं। चोट लगने के कारण जो भी कोशिकाएं नष्ट हुई थी सब नई कोशिकाएं वहाँ पर बन चुकी हैं। तो नई कोशिकाएं बनी कैसे? देखो, जैसे यहाँ पर ऐसे लाखों की संख्या में क्या थी? सब कोशिकाएं, सब के अंदर कितना कितना गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र। सभी ये कोशिकाएं हैं, ऐसे अगल बगल पाई गई हैं त्वचा के। ये किसी एक हम छोटे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे क्षेत्र की। यहाँ पर 10-20 कोशिकाएं दिखाई गई हैं, हजारों की संख्या में आप इसे मान सकते हैं। मान लो चोट लग गया, चोट लगने के बाद यहाँ कुछ हजार कोशिकाएं यहाँ की नष्ट हो गई। मान लो ये सभी कोशिकाएं जो इसके बीच में हैं, ये वाली कोशिकाएं, ये सब कोशिकाएं नष्ट हो गई चोट के कारण। लेकिन इसके अगल बगल की कोशिकाएं अभी भी सही हैं कि नहीं? सही हैं, केवल ये वाली कोशिका नष्ट हुई है। अब ये कोशिकाएं बीच की पूरी नष्ट हो गई हैं, तो शरीर के अंदर इन कोशिकाओं का कार्य नहीं है। ये कोशिकाएं काम ही नहीं करेंगी, नष्ट हो चुकी हैं, काली पड़ गई हैं कोशिकाएं। उस शरीर का अंग देखेंगे काला दिखाई देने लगेगा, मतलब ये सब कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं। तो होगा क्या? धीरे धीरे यहाँ से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगेगी, एक एक करके ये कोशिकाएं नष्ट होंगी। एक कोशिका ये नष्ट होगी पहले, फिर ये नष्ट होगी, ऐसे बारी बारी से नष्ट होगी और उसके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती चलेंगी। जैसे ये वाली कोशिका नष्ट हुई, इसके स्थान पे कौन बन गई? नई कोशिका। ये वाली कोशिका नष्ट हुई, इसके स्थान पर नई कोशिका बन गई। ऐसे धीरे धीरे एक एक कोशिका नष्ट होती चली जाएगी, नई कोशिकाएं बनती चली जाएगी और घाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा घाव भर जाएगा, यानी पूरी पुरानी कोशिका नष्ट हो चुकी है और सभी उसके स्थान पर नई कोशिका आ चुकी है। तो ये नई कोशिका आई कहाँ से? इस बगल वाली कोशिका ने, जो अभी तक सही थी, जिन पर क्षति नहीं पहुंची थी, जिन पर चोट का प्रभाव नहीं हुआ था, इन कोशिकाओं ने क्या किया? विभाजन किया। विभाजन का मतलब एक कोशिका थी, एक कोशिका से दो भागों में बट जाएगी। एक कोशिका इतनी बड़ी की है, दो छोटी छोटी कोशिकाएं बना लेगी। इस कोशिका में कितने गुणसूत्र थे? 46 गुणसूत्र। और ये जो दो कोशिकाएं बनेंगी, ये इन दोनों कोशिकाओं के अंदर कितने गुणसूत्र होने चाहिए? जो दो नई कोशिकाएं हैं, इनमें भी 46 ही गुणसूत्र होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। त्वचा के एक स्थान पे हमने देखा वहाँ 46 गुणसूत्र है एक कोशिका के अंदर, उसके बगल वाली कोशिका में देखा वहाँ पर कम गुणसूत्र हैं या 23 ही गुणसूत्र हैं। ऐसा हम सोच लें कि ये 46 गुणसूत्र है, 23 इसमें चला जाएगा, 23 इसमें चला जाएगा, 23 46 सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी और दोनों में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 ही होने चाहिए, क्योंकि सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या उतनी होगी। मतलब इस प्रकार का विभाजन इसमें नहीं होगा। इसमें कैसा विभाजन होगा? एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, एक ये और एक ये। इसमें 46 गुणसूत्र है, यहाँ भी कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46। यहाँ भी कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46 ही होने चाहिए। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि एक गुणसूत्र 46 था, आधा आधा होने चाहिए था, कुछ इस प्रकार से 23-23 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए, पहली बात ये। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें गुणसूत्र की मात्रा डबल कैसे हो गई? अब गुणसूत्र बना किन से हो? गुणसूत्र की मात्रा डबल हो गई। अब गुणसूत्र बना किन से होता है ये हम जान लेते हैं। तो गुणसूत्र बना होगा दो चीज़ों से, एक चीज़ों से बना होगा, एक होगा डीएनए और दूसरा प्रोटीन। इन्हीं से मिलकर गुणसूत्र बना होगा।
तो क्या इनकी मात्रा भी डबल हुई होगी? यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, क्योंकि यहाँ स्थान भरना था। ये वाली कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ 2 कोशिकाएं बना लेगी, एक खुद रहेगी एक और बना लेगी, ये वाली कोशिका भी 2 बना लेगी। ऐसे कोशिका की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब ये छोटी छोटी कोशिकाएं बनेंगी, हम भोजन खाएंगे, पोषक पदार्थ ग्रहण करेंगे, पोषक पदार्थ इन कोशिकाओं में जाएगा, उसको ग्रहण करके ये कोशिकाएं आकार बढ़ाएंगे और धीरे धीरे फिर से ये आकार बढ़ता चला जाएगा इन कोशिकाओं का और खाली स्थान भर जाएगा। ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि गुणसूत्रों की मात्रा डबल हो रही है और गुणसूत्र इन दोनों पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब क्या ये दोनों पदार्थ की मात्रा डबल हुई होगी इस दौरान? तभी तो ऐसा हुआ कि 2 कोशिकाएं बनी, इसमें भी 46 इसमें भी 46, वरना 23 होता। मात्रा डबल हुई है, इसका मतलब इसकी मात्रा भी डबल हुई, इसकी मात्रा भी डबल हुई। तो हम यहाँ पढ़ने किसके बारे में हैं? डीएनए के बारे में, प्रोटीन के बारे में नहीं। साथ में प्रोटीन भी होगा। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डीएनए की मात्रा डबल कैसे होगी। इसी को क्या कहेंगे? डीएनए द्विगुणन। द्विगुणन मतलब 1 था 2 हो गया, यानी 2 का गुणा हो गया, फिर 2 था 4 हो गया, यानी ये एक समय ऐसा आएगा कि ये भी विभाजन करेगी, 2 कोशिकाएं बनाएगी, ये भी विभाजन करेगी, 2 कोशिका बनाएगी, ऐसे डबल होता चला जाएगा। इसे क्या कहेंगे? इसलिए द्विगुणन। प्रतिकृतियन भी इसे कहते हैं। ये समझ गए कि होता क्या है। प्रतिकृतियन क्या है? डीएनए के डबल होने की प्रक्रिया। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डीएनए प्रतिकृतियन। डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। हमने डीएनए के बारे में देखा है इसके पहले वाले वीडियो में कि डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब इस डीएनए, ये एक डीएनए है, डीएनए की मात्रा डबल हुई, इसका मतलब इसकी मात्रा डबल हुई होगी। तो एक डीएनए से किसका निर्माण हुआ होगा? 2 डीएनए का। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डीएनए प्रतिकृतियन। तो प्रतिकृतियन का मतलब क्या है? डीएनए का डबल हो जाना। तो इसके पहले भी हमने क्या देखा? यहां पर डीएनए की मात्रा डबल कैसे हो जाती है? किस दौरान हम बात कर रहे हैं डीएनए की मात्रा डबल कैसे हो जाती है? कोशिका विभाजन के समय, क्योंकि उसी समय डीएनए की मात्रा डबल हुई, गुणसूत्र डबल हो गया, डीएनए डबल। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि यह संरचना है डीएनए और 2 डीएनए का निर्माण कैसे हुआ। ये समझने से पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ताकि इसके बारे में हम अच्छे से समझ लें। सबसे पहले ये जान लो, डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या हैं? एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल। इनका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है और आरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अंतर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, इसमें केवल 1 धागे दिखाई दे रहे हैं। इसकी आवश्यकता आगे हमें पड़ेगी। इसमें 2 धागे हैं, इसमें केवल 1 धागे हैं। कुछ अंतर और जानना है कि जैसे फास्फेट में इसमें कोई अंतर नहीं होता। फास्फेट दोनों में समान रहेगा, यानी कि जो डीएनए के अंदर फास्फेट है वही आरएनए के अंदर होगा। जो शर्करा होगी, शर्करा के अंदर अंतर होगा। शर्करा में अंतर क्या होगा? जो डीएनए के अंदर शर्करा पाई जाएगी उस शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और जो आरएनए के अंदर शर्करा पाई जाएगी उस शर्करा का नाम क्या है? राइबोज शर्करा। ये डीएनए आरएनए किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए में कुछ फास्फेट पाया जाता है। फास्फेट के हम सूत्र की बात करें तो होता है H3PO4। ये फास्फेट है। फास्फेट मतलब हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इन्हीं चीज़ों से मिलकर तो बना है। ये शर्करा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन चीज़ों से मिलकर क्या बनी है? शर्करा। ये शर्करा भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं सब से मिलकर क्या बनी है? शर्करा। तो ये समझ गए होंगे, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? डीएनए के अंदर। बस अंतर कुछ होगा, डीएनए में अलग प्रकार की पाई जाएगी, आरएनए में अलग प्रकार की पाई जाएगी।
एक और पदार्थ होता है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार के कुछ प्रकार हैं, जिसमें से डीएनए के अंदर कौन सा पाया जाएगा? डीएनए के अंदर पाया जाएगा एडेनिन। एडेनिन इसे हम ए से लिखेंगे शॉर्टकट में। दूसरा है ग्वानिन, ये भी डीएनए के अंदर पाया जाएगा, इसे हम जी से लिखेंगे। तीसरा है साइटोसिन, इसे हम शॉर्टकट में सी से लिखेंगे। अगला है थायमिन, इसे हम शॉर्टकट में टी से लिखेंगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब किसके अंदर पाए जाएंगे? डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा? इसमें भी पाया जाएगा एडेनिन, यानी जो डीएनए के अंदर पाया गया था एडेनिन, इसमें भी पाया गया है। ग्वानिन, इसमें भी पाया गया है, ग्वानिन इसमें भी है। तीसरा साइटोसिन, साइटोसिन इसमें भी है और इसमें भी है। चौथा है थायमिन, थायमिन नहीं, चौथा है यूरेसिल, यू, इसे हम यू से लिखेंगे यूरेसिल को। ये याद रखना कि डीएनए के अंदर ये सब पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इसमें क्या पाया जाएगा? आयरन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन तो दोनों में समान है, लेकिन एक का अंतर है, डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल। केवल यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या कि डीएनए के अंदर दो धागे होते हैं, आरएनए के अंदर केवल एक। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि डीएनए के अंदर थायमिन पाया गया है, आरएनए के अंदर यूरेसिल। शर्करा में भी अंतर होता है। ये भी याद रखना कि ये जो भी पदार्थ बने होंगे किनसे बने होंगे? हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन्हीं सब से तो मिलकर ये बना हुआ है। और इन सभी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सब किनसे बने होंगे? नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब से मिलकर बने होंगे। मतलब ये सभी पदार्थ कोशिका के अंदर पाए जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? डीएनए का। ये समझ में आया? अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि डीएनए प्रतिकृतियन होता क्या है या कैसे होता है। देखो, सबसे पहले ये एक धागे जैसी संरचना है। एक धागे, ये डीएनए है, इसमें दो धागे पाए गए हैं। अब एक डीएनए से हमें दो डीएनए बनाना है तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले क्या होगा कि दोनों धागे टूटकर अलग हो जाएंगे। एक धागा ये टूटकर अलग हो गया, इसे हम सीधा सीधा एकदम दर्शा दे रहे हैं एक लाइन में। एक धागा ये पहला वाला, इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। पहला धागा है, ये दूसरा धागा है। पहले धागे का नाम हमने क्या रख दिया? ए। ये टूटकर अलग हो गया, ये पहला धागा है। दूसरा धागा भी हमने अलग बना दिया, इस धागे का नाम हमने रख दिया बी। दोनों को तोड़कर, डीएनए के दोनों धागे को तोड़कर अलग कर दिया। हमने नहीं तोड़ा, कोशिका के अंदर खुद ही टूट जाएंगे। अब क्या होगा कि इस एक एक धागे के अंदर एक नया धागा बनेगा। इसके सामने एक नया धागा बन जाएगा और ये धागा इससे जुड़ जाएगा, और इसके सामने भी एक नया धागा बन जाएगा, ये धागा इससे जुड़ जाएगा। इसका हम नाम क्या रख देंगे? ए के सामने जो बना है ए डैश, बी के सामने बना है बी डैश, नाम रख दिए। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं? अब इसी को हम कुंडलित रूप में दर्शा दें तो सीधा सीधा चित्र बना है, इसी को हम घुमा कर बना दें, कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो सकता है, और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण जब होगा तो इसमें क्या होगा कि जो दो नए डीएनए बनेंगे उन दोनों नए डीएनए के अंदर एक एक धागा पुराने वाले डीएनए का होगा और एक एक धागा नया बना होगा, क्योंकि डीएनए के अंदर दो धागे होंगे। एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा,
इसमें एक धागा पुराना वाला होगा और एक नया बनेगा। अब ये नया धागा बना कैसे, ये बताओ। इस नए धागे के बनने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? हमने इसके पहले जो पढ़ा था ये सभी, फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन, क्षार। फास्फेट में क्या पाया गया? हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? इनका, फास्फेट का, शर्करा का, नाइट्रोजन, क्षार का। तो ये सब पदार्थ बन जाएंगे कण के रूप में, और यही सब कण के रूप में ऐसे एक फास्फेट बना, एक शर्करा बना, एक नाइट्रोजन, क्षार बना, फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन, क्षार एक कण के रूप में बना, और यही जुड़ता चला गया, पूरा एक धागा बना लिया। तो समझ गए आप, मतलब हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन्हीं सब की आवश्यकता होगी डीएनए के नए धागे के निर्माण के लिए। तो चलिए ये पूरी प्रक्रिया हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसे हम कुछ चरणों में पढ़ेंगे। हम डीएनए को कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। डीएनए के अंदर है क्या? फास्फेट है, शर्करा है, नाइट्रोजन, क्षार है। नाइट्रोजन क्षार का कौन सा प्रकार है? थायमिन वाला। यूरेसिल इसके अंदर नहीं है। आरएनए में केवल एक धागा पाया जाता है, जबकि डीएनए के अंदर 2 धागे पाए जाते हैं। एक डीएनए से हमें 2 डीएनए को बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी एक स्थान, कोई एक स्थान चुनेंगे। ये एंजाइम पाए जाएंगे कोशिका के अंदर, वो स्थान चुन लेंगे। मान लो जहाँ से हमें डीएनए का निर्माण स्टार्ट करना है, तो मान लो वो स्थान कौन सा है? ये वाला स्थान है। यहाँ से हमें डीएनए का निर्माण स्टार्ट करना है। तो अब होगा क्या? जो इसका सबसे पहला चरण है डीएनए प्रतिकृतियन का, इसे कुछ, इसका परिचय शुरुआत में हम ऐसे देंगे कि एक डीएनए से 2 डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतियन कहते हैं। डीएनए प्रतिकृतियन कोश का विभाजन के दौरान होता है, और डीएनए प्रतिकृतियन को निम्न चरणों में समझा जा सकता है। तो इसका पहला चरण है डीएनए का पराकुंडलन। डीएनए का पराकुंडलन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए का पराकुंडलन। अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले देखो, एक एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। एक एंजाइम का नाम आपको याद रखना है क्या? टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज ये पहला एंजाइम है। एंजाइम का मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ, प्रोटीन के ही बने कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो कुछ प्रक्रियाओं में सहायता करेंगे। क्या करेगा? अब देखो, सबसे पहली चीज ये जान लो, डीएनए होगा कहाँ? ये कोई कोशिका है। कोशिका में कितना गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र किसका बना है? डीएनए का। मतलब यहाँ पर क्या है? डीएनए। यहाँ पर तरल पदार्थ भरे होते हैं। इसी तरल पदार्थ में क्या भरा हुआ है? एंजाइम। यह स्थान कौन सा है? कोशिका का केंद्रक। तो यहीं पर ये डीएनए है, यहीं पर ये एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पर आया और एक स्थान पर कट लगा दिया। कट किस प्रकार से लगाएगा? यहां पर एक कट लग गया। डीएनए के अंदर एक छोटा सा कट लग गया। ये कट किसने लगा? टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज ने क्या किया? ये कट लगाना। अगर हम इसे और डिटेल से, ये ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसे हम दूसरे चरण में हम पराकुंडलन को पढ़ लेते हैं। पहले चरण में हम कट लगाने को ही पढ़ते हैं। दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ? कट लगाना। पहला चरण हम यही पढ़ लेते हैं। एक एंजाइम था टोपो आइसोमेरेज जो कोशिका के केंद्रक में पाया गया था। ये डीएनए के पास आया और डीएनए के किसी एक स्थान पर कट लगा दिया। ये जो जिस स्थान पर कट लगा है, ये कौन सा स्थान है? ये है प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र।
मतलब प्रतिकृति क्या है या प्रतिकृतियन क्या है? रेप्लिकेशन, डीएनए के डबल होने की प्रक्रिया। जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे? डीएनए का प्रतिकृति क्षेत्र, मतलब जहां पर कट लगा है। अब क्या होगा? अब हम दूसरे चरण को पढ़ते हैं। दूसरा जो चरण है, डीएनए का पराकुंडलन, ये अब इसे हम दूसरे चरण में पढ़ते हैं। इस दूसरे चरण में भी एक एंजाइम सहायता करेगा जिसका नाम क्या है? हेलिकेज। यह भी एक प्रकार का एंजाइम है। जैसे इसमें टोपोआइसोमेरेज क्या था? एक एंजाइम। वैसे ये हेलिकेज क्या है? एक एंजाइम। कट लग चुका है, केंद्रक के अंदर यहाँ डीएनए है, कट लग चुका है। अब यहाँ पर इस कट वाले स्थान से एक दूसरा एंजाइम प्रवेश करेगा। यहाँ से एक एंजाइम, ये दूसरा एंजाइम हेलिकेज है, हेलिकेज यहाँ पर प्रवेश कर लिया। ये आगे का चित्र है। शुरुआत में यहाँ था, फिर आगे बढ़ गया, फिर और आगे चला गया, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम पहुँच गया। अब हेलिकेज एंजाइम पहुँचने के बाद क्या करेगा? ऐसे नीचे की ओर आता चला जाएगा और ये जो बीच में डीएनए में ये जो आप धागे देख रहे हैं, ये जो बीच में धागे हैं, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम है। अब हेलिकेज एंजाइम ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा और इन धागों को ऐसे तोड़ता चला जाएगा। तो आगे की संरचना हमें कैसी दिखाई देगी? आगे की संरचना देखो, ये इसके आगे का चित्र है। यहां पर हमने क्या किया? उस एंजाइम को प्रदर्शित कर दिया। ये कौन सा एंजाइम है? हेलिकेज एंजाइम, ये वाला जो इसके अंदर प्रवेश किया, दूसरा वाला एंजाइम। कट वाले स्थान कट किसने लगाया? टोपोआइसोमेरेज ने। फिर हेलिकेज एक दूसरा एंजाइम जो यहीं पर पाया गया था, उस कट से अंदर प्रवेश कर दिया और धीरे धीरे नीचे आता चला गया और बीच में जितने भी डीएनए के बीच में ये जो जोड़ था, उन जोड़ों को तोड़ता चला गया। ये जो बीच में जोड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो ये सभी जोड़ हैं, ये था क्या? हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध था। तो टूट क्या रहा है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को तोड़ कौन रहा है? हेलिकेज या डीएनए का पराकुंडलन। पराकुंडलन का मतलब डीएनए एक घूमी हुई या मुड़ी हुई या कुंडली संरचना के रूप में है। अब कुंडली संरचना खुलेगी, इसी खुलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पराकुंडलन। अब खुलेगी कैसे? धीरे धीरे ये टूटता चला जा रहा है। अब यहाँ पर कट भी लग चुका है। यहाँ पर कट भी लग चुका है और धीरे धीरे ये खुलता भी चला जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और जितने भी धागे हैं ऐसे सब टूटते चले जाएंगे। आगे का चित्र हम देखेंगे, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। चलिए अगले पेज पे हम इसे समझते हैं। ये समझ गए आप? हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? कट लगाना। कट किसने लगाया? उसमें जो एंजाइम था उसका नाम क्या था? टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज ने क्या किया? डीएनए में कट लगा। दूसरा चरण क्या था? डीएनए का पराकुंडलन। पराकुंडलन में कौन एंजाइम सहायता किया? हेलिकेज। इस एंजाइम ने क्या किया? डीएनए के बीच के धागे को तोड़ दिया। अब संरचना देखेंगे किस प्रकार की दिखाई देगी। अब हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। कुछ इसी प्रकार की संरचना दिखाई देगी, क्योंकि यहां से कट लगा था। अब धीरे धीरे ये धागा खुल रहा है और आगे धीरे धीरे ऐसे खुलता चला जाएगा। उसके आगे की संरचना देखेंगे कुछ इस प्रकार से और देखने को मिलेगा। और ज़्यादा खुल जाएगा, और ज़्यादा यहाँ से खुल चुका है।
कुछ इतना फैल चुका है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो कुंडली संरचना डीएनए की थी वो धागा बीच से इनके बीच में जो जोड़ था वो टूट रहा है और ये संरचना खुल रही। किसके कारण? हेलिकेज के कारण। तो 2 चरण आप समझ गए। अब इसी को हम, ये वाली जो संरचना है इसे हम अलग दिखा दे रहे हैं समझने के लिए, केवल इतने चित्र को बना दे रहे हैं, बाकी इन सब की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से इधर प्रक्रिया होगी उसी प्रकार से उधर भी होगी जब उस तरफ डीएनए का प्रतिकृतियन होगा। ये अब इसके आगे हम समझते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये डीएनए का भाग यहाँ से टूटा कैसे, ये 2 भागों में बटा कैसे, बीच में हेलिकेज एंजाइम ने तोड़ दिया। अब तीसरा चरण क्या होगा? इसका जो तीसरा चरण है प्राइमर का निर्माण, ये इसका तीसरा चरण है। प्राइमर का निर्माण, इसमें कौन सा एंजाइम सहायता करेगा? इसमें करेगा आरएनए पॉलीमरेज, या इसी एंजाइम को क्या कहते हैं? प्राइमेज। अब प्राइमेज एंजाइम भी कहाँ पाया जाएगा? कोशिका के अंदर है। अब ये करेगा क्या? देखो, प्राइमेज एंजाइम, इसके पहले हमने पढ़ा क्या? कोशिका के अंदर पाया गया केंद्रक, केंद्रक में पाया गया है डीएनए, यहीं पर पूरी प्रक्रिया हो रही है। ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए है। तो इसके अंदर, अच्छा इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि डीएनए के अंदर कितने धागे होंगे? 2 धागे। और आरएनए के अंदर कितने धागे होंगे? 1 धागा। आरएनए के अंदर केवल 1 धागा होगा, डीएनए के अंदर केवल 2 धागे होंगे। अब जैसे ये प्रक्रिया यहाँ तक हुई है, अब आगे हमें करना क्या है? करना यही है कि डीएनए का ये 2 धागा है, आधा आधा भाग बढ़ चुका है। अगर हम कर क्या दें, यहाँ पर एक नया धागा बना दें, यहाँ पर एक नया धागा बना दें, तो बन तो गया 1 डीएनए से 2 डीएनए। एक ये डीएनए मान लो यहाँ से हम काट कर अलग कर लेंगे इतना टुकड़ा, तो ये क्या हो गया? 1 डीएनए। ये क्या है? दूसरा डीएनए। तो हमें करना क्या है? एक ही धागा बनाना है। इसके सामने यहाँ पर एक धागा बनाना है, यहाँ पर एक धागा बनाना है। तो हम क्या बना लेंगे? 1 डीएनए से 2 डीएनए, हमें वही करना है। तो लेकिन अब हमें केवल एक ही धागा बनाना है। डीएनए के अंदर तो 2 धागे होते हैं, एक धागा किसके अंदर होता है? आरएनए के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ हमें इस प्रकार की संरचना बनानी है जिसमें केवल एक धागा हो, जो आरएनए जैसी संरचना का हो। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? एक प्राइमर का निर्माण करेगा। प्राइमर क्या होता है? आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर बन जाएगा। यहीं पर कुछ एंजाइम पाए जाएंगे जिसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, या इसी का एंजाइम दूसरा नाम क्या है? प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बनाएगा, 2-3 टुकड़े बनाएंगे कुछ छोटे छोटे। इस छोटे से टुकड़े का नाम क्या रखा जाएगा? प्राइमर। है क्या प्राइमर? आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, ये टुकड़ा बना कैसे? अभी इसके पहले हमने बताया था कि डीएनए आरएनए के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाएंगे, वही सब पदार्थ मिल करके इस टुकड़े का निर्माण कर दिए, जिसमें इस एंजाइम ने सहायता किया। अब ऐसे ही कुछ टुकड़े यहाँ पर बन जाएंगे। अब ये टुकड़े कहाँ पर आकर लगेंगे? देखो, एक बात और कि ये टुकड़े किस दिशा में लगते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। और सबसे पहले ये समझते हैं कि डीएनए की ये जो संरचना होती है, डीएनए की संरचना का कुछ नामकरण किया जाता है। इसके क्रम का एक सिरे का नाम रखा जाता है 3' तो दूसरे का नाम क्या रखा जाएगा? 5'। जैसे डीएनए का एक धागा है, एक धागे के एक किनारे का नाम रख देंगे 3', तो उसी के सामने वाला जो दूसरा किनारा है, इस किनारे का नाम क्या रखेंगे? ये जो धागे के सामने वाला ये जो दूसरा किनारा है, इसका नाम रखेंगे 5'। ये समझ में है? अब जो 3' है, 3' का दूसरा वाला सिरा, इसका नाम भी क्या रखेंगे? 5'।
अब 5 डैश के सामने वाला दूसरा वाला सिरा, इसका नाम भी क्या रखेंगे, 3 डैश। तो ये आप समझ गए होंगे 3 डैश के आमने सामने कौन होगा, 3 के सामने 5, 5 के सामने 3, और इनके उल्टा भी 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3, ये इनका नामकरण है। ये मान लो क्या है, डीएनए का 3 डैश सिरा, ये क्या है, डीएनए का 5 डैश सिरा। तो ये कौन सा सिरा हो जाएगा, 3 के विपरीत ये हो जाएगा 5, ये 5 के विपरीत हो जाएगा 3। डीएनए के सिरे का नामकरण कर दिया गया है, अच्छे से इनकी पहचान हो सके कि कौन सा सिरा कौन वाला है। ये समझ गए आप। अब क्या होगा, जो आरएनए का टुकड़ा बनेगा, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बना है, इस आरएनए के टुकड़े का भी तो नाम होगा, इसके भी किनारे होंगे। यहाँ पर एक का नाम 5 डैश, एक का नाम 3 डैश रख दिया जाएगा, या 3 डैश 5 डैश कुछ भी, एक दूसरा किनारा, एक किनारे का नाम 5 डैश, एक किनारे का नाम 3 डैश। ये है क्या, प्राइमर है, आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया। अब ये प्राइमर आएगा और कहाँ जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा। किस तरफ से किस तरफ जुड़ रहा है, ये देखो क्या है, 3 डैश, तो इसके सामने क्या जुड़ेगा, 3 के सामने 5 होता है, तो 3 डैश के सामने यहाँ क्या होगा, 5 डैश। तो 5 डैश से किस तरफ जुड़ रहा है, 3 डैश की ओर। तो याद रखना, जो प्राइमर होता है वो हमेशा किस दिशा में जुड़ता है, 5 डैश से 3 डैश की ओर जुड़ता है। यहाँ पर 5 डैश है, यहाँ पर 3 डैश है, ये समझ में आया। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर एक धागा बना दें, आरएनए का प्राइमर यहाँ भी लगा दें, ये 5 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, 3 डैश, ये 5 डैश। अब तो हम इस तरफ से धागे को बना रहे हैं, इसका मतलब 3 से 5 बना रहे हैं, इसका मतलब सही क्रम ये नहीं है। सही क्रम होना क्या चाहिए कि प्राइमर हमेशा किस दिशा में जुड़ता है, 5 से 3 की तरफ, 5 डैश से 3 डैश की तरफ। मतलब प्राइमर तो यहाँ से जुड़ना प्रारंभ करेगा, यहाँ से नहीं। तो ये आप समझ गए कि प्राइमर जुड़ेगा कहाँ से, इस तरफ से। तो एक तरफ तो आरएनए का प्राइमर एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर लग गया, और ये जो दूसरा वाला किनारा है इस पर यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ से लगेगा। अब ये वाला 5 है तो इसके नीचे ये क्या होगा, ये वाला 3 होगा। अब ये 3 है तो इसके सामने ये क्या होगा, 5। अब ये 5 है तो इसके सामने ये 3। तो 5 से 3 की ओर लग रहा है कि नहीं, ये लग रहा है। और कुछ गैप करके यहाँ से मान लो इतना छोड़ दिया गया, फिर आरएनए प्राइमर का एक यहाँ पर टुकड़ा लग गया, आरएनए प्राइमर का एक यहाँ पर टुकड़ा लग गया, फिर कुछ यहाँ पर लग गया, कुछ कुछ दूरी पर आरएनए प्राइमर का एक टुकड़ा लग गया। ये सब क्या है, आरएनए प्राइमर है। प्राइमर मतलब आरएनए का टुकड़ा। बनाया किसने, आरएनए पॉलीमरेज ने। लग गया। अब करना क्या है कि ये जो बीच बीच का स्थान पूरा खाली है, इसे हमें भरना है, पूरे एक श्रृंखला को पूरी करनी है। श्रृंखला पूरी कौन करेगा। अब अगला चरण आएगा क्या, चौथा चरण है डीएनए का दीर्घीकरण। डीएनए का दीर्घीकरण, दीर्घीकरण का मतलब बड़ा होना। इसमें सहायता कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, दीर्घीकरण में सहायता करेगा। दीर्घीकरण में सहायता किस प्रकार से करेगा, देखो जैसे यहां पर 5 डैश से 3 डैश की तरफ एक आरएनए का टुकड़ा है। अब यहीं से डीएनए का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से डीएनए धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। डीएनए बनेगा कैसे, वही सब डीएनए में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं सभी पदार्थों का उपयोग यहाँ से किया गया और डीएनए के टुकड़े धीरे धीरे बनाते चले गए। यह डीएनए धीरे धीरे बन रहा है और डीएनए बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो 5 डैश से 3 डैश यानी 3 डैश जो था इसके सामने जो जुड़ रहा है, ये एक सीधी क्रम में, एक सीधा लाइन में जुड़ रहा है। सीधा लाइन में यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया। इसमें अभी है क्या, ये टुकड़ा क्या है, काले कलर वाला, यह है प्राइमर यानी आरएनए का टुकड़ा। जबकि डीएनए के अंदर तो पूरा डीएनए का भाग होना चाहिए। ये क्या है, अभी आरएनए का टुकड़ा। आरएनए में होता क्या है, यूरेसिल। डीएनए में क्या होना चाहिए, थायमिन। मतलब ये अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है।
इतना समझ में आया कि अब ये जो नीला वाला बन रहा है, ये नीला वाला है क्या, डीएनए है। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये है क्या, आरएनए का टुकड़ा। अब यहाँ पर भी इसके आगे यहाँ क्या बनेगा, नीला वाला। यहाँ पर इसके आगे क्या बनेगा, नीला वाला भाग। इसके आगे क्या बनेगा, नीला वाला भाग। तो आप दो प्रकार से देख रहे होंगे। जो पहला 3' था, इसके सामने 5' वाला जो सिरा बढ़ रहा है, यानी 3 के सामने वाला जो सिरा बढ़ रहा है वो पूरा एक क्रम से है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लाइन से जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो रज्जु है इसे हम कहेंगे, इसके पहले हम इसे इन सबको मिटा देते हैं। इसे हम कहेंगे सतत रज्जु। सतत रज्जु मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है मतलब कहीं पर गैप नहीं है। जबकि ये वाला आप देख रहे हैं इस तरफ जो है 3 से 5 की ओर जो जुड़ रहा है, इनके 3 से 5 के सामने वाला जो जुड़ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनके बीच बीच में कुछ खाली स्थान दिख रहा होगा। यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है। अब गैप के कारण ये कुछ पार्ट में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, एक खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, कुछ खंडों में दिखाई दे रहे हैं। इस खंडों को क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। तो ओकाजाकी खंड क्या है, जो दूसरा वाला इसका सिरा है डीएनए पर, इसमें सतत रूप से नहीं जुड़े। इसमें किस रूप से जुड़े हैं, ये असतत रूप से, असतत रज्जु बने हैं। असतत रूप से रज्जु यानी रस्सी जुड़े हैं। इसमें सतत रूप, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब बीच बीच में छूटा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है। ये समझ में आया कि आरएनए का दीर्घीकरण। अभी हमें करना क्या है, लगभग ये सब हो चुका है। अभी हमने दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि जो बीच बीच में खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भरना है। पूरा डीएनए, खाली स्थान कहीं पर नहीं होना चाहिए, पूरा भरना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि जो ये प्राइमर के टुकड़े लगे हुए हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, आरएनए का भाग, इन्हें हमें हटाना है। क्योंकि डीएनए के अंदर यहाँ पर डीएनए होना चाहिए, मतलब इन्हें हटाकर इसके स्थान पर क्या आएगा, डीएनए। तो हमें इसे हटाकर डीएनए यहाँ पर लाना है और जो बीच में खाली है उसे भरना है। तो इसके आगे डीएनए जो पॉलीमरेज था, इसने क्या किया, दीर्घीकरण में सहायता किया, मतलब इस लाइन को आगे बढ़ाने में सहायता किया, इसे यहाँ तक आगे बढ़ने में सहायता किया, इसे आगे बढ़ने में, इसे आगे बढ़ने में, यानी कि डीएनए के बड़े होने में सहायता किया, उसकी लंबाई बढ़ने में सहायता किया। अब जो इसका अगला चरण है, पांचवा चरण, डीएनए का जो पांचवा चरण है, पांचवें चरण में किया क्या जाएगा, प्राइमर को हटाना व रज्जु को पूर्ण करना। ये अगला चरण है। हमें अब करना क्या है, प्राइमर को हटाना है और रज्जु मतलब ये धागे जैसी जो संरचना है, यानी डीएनए को पूरा करना है। ये अंतिम चरण है, पांचवा। अब इसमें हम करेंगे क्या, एक और एंजाइम का नाम याद रखना है इसमें, लाइगेज। ये हमारा अंतिम एंजाइम है जो इसमें सहायता करेगा। ये प्राइमर को हटाने में सहायता कौन करेगा, लाइगेज, और इस धागे को पूरा करने में सहायता कौन करेगा, लाइगेज। अब होगा क्या, देखो, सबसे पहले कि जो लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, अब इसका काम, प्राइमर का काम तो खत्म हो गया। प्राइमर हमने जोड़ा ही क्यों था, क्योंकि हमें एक धागे की जरूरत थी। डीएनए के अंदर तो दो धागे थे, हमें केवल एक ही धागा जोड़ना था। एक धागे आरएनए में होता है, तो आरएनए की हमें जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ लाकर जोड़ दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसे हटाया जाएगा। हटाएगा कौन, ये लाइगेज एंजाइम। अब ये लाइगेज करेगा क्या, इस जो टुकड़े थे, ये प्राइमर का टुकड़ा था, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, इन्हें बीच बीच में से हटा देगा। अब बचा क्या है,
केवल डीएनए का भाग, जो बीच बीच में डीएनए के भाग थे केवल वही सब बचे हुए हैं। अब क्या होगा कि जो डीएनए का भाग ये खाली खाली है पूरा भर जाएगा, यहाँ पर पूरा ये भर जाएगा। एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया। तो हमने पढ़ा क्या, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, किस दौरान होता है, जब कोश का विभाजन होने लगता है तो उस समय डीएनए की मात्रा डबल होती है। डीएनए की मात्रा डबल होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृतियन। ये कितने चरणों में होता है, 4-5 चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें कितने एंजाइम की सहायता होती है, यहाँ पर सभी एंजाइम लिखे होते हैं। सभी चरणों के बारे में हम फिर से एक बार देख लेते हैं 1-2 मिनट में। सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए के एक छोटे टुकड़े में किसी एक स्थान पर कट लगाया गया। इसमें सहायता किसने किया, टोपोआइसोमेरेज ने। अब कट लग गया, कट लगने के बाद जहाँ से ये कट लगा था, इस कट वाले स्थान से कौन सा एंजाइम प्रवेश किया, दूसरा हेलिकेज, इसके अंदर चला गया। अंदर चलने के बाद क्या हुआ कि डीएनए के जितने ये धागे थे बीच बीच में, इन सभी धागों को ऐसे बीच में से तोड़ने लगा, ऐसे बीच में से धागे को तोड़ने लगा। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज, दूसरा चरण था। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पराकुंडलन। क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए खुल रहा था। इसके बाद क्या हो, पराकुंडलन हो गया तो उसके बाद एक तीसरा एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज, जो तीसरे चरण का निर्माण करेगा, प्राइमर का निर्माण। यानी तीसरे चरण में क्या होगा, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका नाम क्या है, प्राइमर। प्राइमर का निर्माण कौन करेगा, एक एंजाइम, प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। अब प्राइमर को हमने किनारे पर जोड़ दिया। और चौथा चरण है डीएनए का दीर्घीकरण। इसमें अगला एंजाइम आएगा, चौथा एंजाइम डीएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि इस धागे को लंबा करेगा। यहाँ पर जो हमने आरएनए का टुकड़ा जोड़ा था, आरएनए के टुकड़े को आगे बढ़ाएगा। और लास्ट में कौन है, प्राइमर को हटाना हुआ, रज्जू को पूरा करना। इसमें लाइगेज सहायता करेगा, हम आरएनए के टुकड़े को निकाल करके नया डीएनए का टुकड़ा वहाँ पर बना देंगे। तो उम्मीद है ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।